तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 साइंस का अध्याय 9 पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है ईंधन हमारी जरूरत। तो इस वीडियो में हम लोग इस अध्याय का प्रश्न उत्तर हल करेंगे, एक एक करके सारा प्रश्न उत्तर हल करेंगे। तो चलिए बिना समय गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं प्रश्न अभ्यास में क्या दिया हुआ। ये रहा प्रश्न अभ्यास। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहला सवाल है, क में डैश तथा डैश जीवाश्म ईंधन है, तो क्या हो जाएगा? कोयला हो जाएगा, कोयला। ठीक है, तथा पेट्रोलियम, पेट्रोलियम। ठीक है, पेट्रोलियम में सब आ जाएगा, ये मिक्सचर रहता है ना, सब कुछ मिला हुआ रहता है, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन तेल, मोम, ये सब सब। और ख में है डैश तथा डैश समाप्त नहीं होने वाले ईंधन के स्रोत हैं, तो क्या हो जाएगा आंसर? सूर्य। ठीक है, तथा वायु, सूर्य तथा वायु समाप्त नहीं होने वाले ईंधन के स्रोत हैं। उसके बाद है कोलतार डैश का उत्पाद है, तो कोलतार किसका उत्पाद है? कोलतार कोयला का उत्पाद है। ठीक है। घ है पेट्रोलियम के विभिन्न संघटकों को पृथक करने का प्रक्रम डैश कहलाता है, तो क्या कहलाता? वो परिष्करण कहलाता, परिष्करण। हो गया परिष्करण। अंग है वाहनों के लिए सबसे कम प्रदूषक ईंधन है, तो क्या है? सीएनजी है, सीएनजी, जिसको कंप्रेस्ड नेचुरल गैस कहते हैं, हिंदी में इसको संपीड़ित प्राकृतिक गैस कहते हैं। अगला है 2 नंबर। निम्नलिखित कथनों के सामने सत्य या असत्य लिखिए। तो लिखा हुआ है टिक मारना है। तो क्या है? जीवाश्म ईंधन प्रयोगशाला में बनाए जा सकते हैं, तो नहीं, ये हो जाएगा सत्य। कोक कार्बन का शुद्ध रूप है, तो ये सही बात है, सत्य। पेट्रोल की अपेक्षा सीएनजी अधिक प्रदूषक ईंधन है, तो सीएनजी है ना, प्रदूषण नहीं करता है। यहाँ बोला बोला जा रहा है कि सीएनजी अधिक प्रदूषक ईंधन है, ये हो जाएगा असत्य। बरौनी में तेल का कुआं है, तो देखिए बरौनी में ना तेल शोधक कारखाना है, पेट्रोलियम से का पेट्रोलियम का परिष्करण होता है और पेट्रोल, डीजल, केरोसिन तेल ये सब निकाला जाता है। तो बरौनी में तेल शोधक कारखाना है, यहाँ पर तेल का कुआं है, तो ये क्या हो जाएगा? सत्य, गलत है। कोलतार विभिन्न पदार्थों का मिश्रण है, ये हो जाएगा सत्य। तीसरा सवाल है, कोयला किस प्रकार बनता है? इसी तरह का 10 को सवाल है। ठीक है, तो 3 से लेकर 10 तक आपको बताते हैं। तो उत्तर लिखेंगे, लगभग 300 मिलियन वर्ष पूर्व, 1 मिलियन में 10 लाख होता है, तो लगभग 300 मिलियन वर्ष पूर्व पृथ्वी पर निचले जलीय क्षेत्रों में घने वन थे। ठीक है, बाढ़, भूकंप आदि के कारण ये मिट्टी में दब गया। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में पृथ्वी के अंदर के उच्च दाब और उच्च ताप पर ये धीरे धीरे कोयले में बदल गए। ठीक है, तो यहाँ क्या बोला गया? लगभग 300 मिलियन वर्ष पूर्व है ना, यानी बहुत समय पहले पृथ्वी पर क्या निचला जो सतह ना, जैसे मान लेते हैं कि ये निचला सतह है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या बहुत जंगल था, जंगल था बहुत सारा। ठीक है, तो बाढ़ आया, भूकंप आया, ये सब क्या हो गया ना, ये सब सब गिर गया, सब गिर गया, और मिट्टी में क्या हो गया? नीचे है ना, मिट्टी में नीचे यहाँ पर दब गया। ठीक है, धीरे 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 और दबता गया, और दबता गया। ठीक है, और दबता गया, और दबते दबते है ना, जब पूरा इस पे लेयर चढ़ता गया। ठीक है, और दबते दबते इस पे क्या पूरा लेयर चढ़ता गया मिट्टी का। ठीक है, कंकड़, बालू, पत्थर, ये सब का लेयर चढ़ता गया। ठीक है, और ये क्या जलीय क्षेत्र बोला गया, यहाँ पर जल भी रहेगा। ठीक है, जल की मात्रा तो ज्यादा दबने से क्या होगा ना, तो वायु की मात्रा नहीं रहता, अंत में क्या होता है? खत्म हो जाता है। तो वायु की अनुपस्थिति में, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ये क्या होता है ना, सूक्ष्म जीव इसका अपघटन करते हैं। तो वैसे सूक्ष्म जीव जो ऑक्सीजन के बिना रह सकते हैं, तो सूक्ष्म जीव क्या करता है? इसका अपघटन करते हैं, सब सराहते कहलाते हैं। और यही क्या होता है, यही यही लाखों करोड़ों सालों में क्या हो जाता है? कोयला बन जाता है। समझे? तो यहाँ पे यही बोला गया कि पेड़ पौधे और जीव जंतु जो मरे हैं ना, जो जमीन के अंदर दब गए हैं, तो लाखों करोड़ों साल में क्या है ना, वायु की अनुपस्थिति में उनका अपघटन हुआ उच्च दाब और उच्च ताप में, और धीरे धीरे ये कोयला में क्या हुआ? बदल गया। उसके बाद चौथा सवाल, जीवाश्म ईंधन समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन क्यों हैं? तो देखिए जीवाश्म ईंधन ये जीवों का अंश मिला हुआ है, ठीक है, जो पेड़ पौधे, जीव जंतुओं के मृत शरीर से बने हैं। ठीक है, तो इनको बनने में ना लाखों साल लगते हैं, तो एक बार समाप्त हो जाएंगे ना, तो फिर दोबारा लाखों साल कौन इंतजार करेगा? तो उत्तर लिखेंगे, जीवाश्म ईंधन जीव और वनस्पति यानी पेड़ पौधे अवशेष से
लाखों वर्ष में बने हैं, यदि एक बार ये समाप्त हो गए हैं तो पुनः नहीं मिल पाएंगे, इसलिए जीवाश्म ईंधन समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन है। अगर कोयला समाप्त हो गया, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन तेल, ठीक है, तो इसको दोबारा कैसे बनाएंगे, नहीं बना पाएंगे। ठीक है, पांचवा है ईंधन कितने प्रकार के होते हैं, तो उत्तर लिखेंगे उत्पत्ति के आधार पर ईंधन दो प्रकार के होते हैं, प्राथमिक ईंधन और द्वितीयक ईंधन। उत्पत्ति के आधार पर प्राथमिक क्यों, जैसे लकड़ी हो गया, कोयला हो गया, पेट्रोलियम, ठीक है, और द्वितीयक ईंधन में से चारकोल हो गया, कोक हो गया, रसोई गैस हो गया, ठीक है, तो ये सब क्या है, द्वितीयक ईंधन है। ठीक है, भौतिक अवस्था के आधार पर ईंधन तीन प्रकार के होते हैं, जैसे ठोस, द्रव और गैस होता है ना, बिल्कुल उसी तरह से। जैसे ठोस, ठीक है, द्रव और गैस। ठोस में क्या होता है, लकड़ी हो गया, कोयला हो गया, ठीक है, कोक हो गया, ये सब क्या है, ठोस अवस्था में है। और द्रव अवस्था में जैसे पेट्रोल, डीजल, केरोसिन तेल है ना, पेट्रोलियम में सब है, तो पेट्रोल, डीजल, केरोसिन तेल हो गया। ठीक है, गैसीय अवस्था में प्राकृतिक गैस हो गया, तो प्राकृतिक गैस से क्या बनता है, एलपीजी गैस बनता है और सीएनजी गैस बनता है, तो बस यही है। ठीक है, छठा सवाल है पेट्रोलियम निर्माण की प्रक्रिया को समझाइए। पेट्रोलियम निर्माण की प्रक्रिया को यहाँ समझिएगा ध्यान से कि यहाँ पर कोयला पूछ रहा था, कोयला तो ये जमीन के नीचे होता है, ठीक है, और ये जो है ना, ठीक है, छठा पेट्रोलियम का निर्माण, ये कहाँ होता है, ये समुद्री पौधों और जीव जंतुओं के मरने के कारण होता है। ये क्या होता है ना, जैसे समुद्र है, नीचे तो जमीन होगा, तो इसके नीचे रहता है, नीचे, ठीक है, समुद्र के नीचे जो जमीन है उसके नीचे रहता है, समुद्र हो, नदी हो बड़ा सा, ठीक है, तो वहां पर तो देखिए लाखों वर्ष पूर्व समुद्री पौधों और जीवों के मृत अवशेष समुद्र की तलहटी में मिट्टी और रेत के नीचे दब गए, मिट्टी और रेत के नीचे दब गए। धीरे धीरे लाखों वर्षों में वायु की अनुपस्थिति, उच्च ताप और उच्च दाब में अपघटन से पेट्रोलियम में बदल गए। बिल्कुल जैसे कोयला का निर्माण हुआ था ना, उसी तरह इसका भी निर्माण हुआ है पेट्रोलियम का। पेट्रोलियम में क्या है, ये समुद्र है, ठीक है, समुद्र में जो जीव जीव जंतु हैं, ठीक है, जो पेड़ पौधे हैं, बहुत सुनामी आया होगा, ठीक ना, भूकंप के कारण बहुत सुनामी आया होगा, तो इसे समुद्री जीव जंतु और है ना, और पेड़ पौधे, ठीक है, पौधे, वो सब क्या मिट्टी के अंदर दब गए। ठीक है, तो क्या लाखों साल में और इसके ऊपर मिट्टी, कंकड़, बालू जमता गया, जमता गया, जमता गया, तो तापमान क्या हो गया, बहुत ज़्यादा हो गया, और दाब भी बहुत ज़्यादा हो गया। ठीक है, क्योंकि लेयर चढ़ता गया, लाखों साल में तो बहुत लेयर चढ़ जाएगा, और फिर यहाँ पर क्या ऑक्सीजन मिलना भी बंद हो गया, तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में उच्च ताप और उच्च दाब में, ठीक है, इनका अपघटन हुआ, यानी सड़े गले, और फिर ये क्या पेट्रोलियम में बदल गया। ठीक है, उसके बाद सातवां नंबर का सवाल है कोयला के विभिन्न उत्पादों के अभिलक्षणों यानी कैरेक्टर, गुण बताना एवं उपयोगों का वर्णन कीजिए। ठीक है, गुण और उपयोग, तो देखिए उत्तर लिखेंगे कोयला के विभिन्न उत्पाद हैं, कोक है, कोलतार है, ठीक है, तो अब गुण भी बताना। तो देखिए यह कार्बन का शुद्ध रूप है, कोक है ना, ये कार्बन का शुद्ध रूप है। इसका उपयोग क्या होता है, वहां होता है जहां पर धुआं हमको नहीं चाहिए, धुआं बिल्कुल नहीं चाहिए। जैसे कोयला को जलाते हैं ना, तो उसमें धुआं निकलता है ना, तो कोक कार्बन का शुद्ध रूप है, इसको जलाएंगे ना तो ये प्रदूषण नहीं करता है। तो इस कोक का उपयोग क्या होता है, इस्पात के औद्योगिक निर्माण और धातुओं के निष्कर्षण में होता है। धातुओं का निष्कर्षण मतलब क्या, जैसे जमीन के अंदर से जो बड़ा बड़ा चट्टान निकलते हैं ना, जिसको अयस्क कहते हैं, तो मान लेते हैं इसमें लोहा मिला हुआ, ठीक है, मान लेते हैं कि इसमें 80% लोहा है, ठीक है, तो बाकी 20% तो बेकार चीज़ है ना, तो उसको हटाएंगे और लोहा निकालेंगे, तो इसी को कहते हैं धातुओं का निष्कर्षण कहते हैं। ठीक है, तो इसको बहुत गर्म किया जाता है, बहुत ज़्यादा, समझे, तो इसलिए कोक का इस्तेमाल किया जाता है और धुआं नहीं निकलता है इसलिए। ठीक है, उसके बाद है कोलतार। तो कोलतार यह भूरा काला अप्रिय गंध वाला द्रव है, बहुत महकता है, इससे संश्लेषित रंग बनाया जाता है। ठीक है, संश्लेषित रंग बनाया जाता है और औषधि बनाया जाता है और विस्फोटक बनाया जाता है और पेंट, ठीक है, आदि बनता है। ठीक है, कोलतार से। आठवां नंबर है एलपीजी और सीएनजी का ईंधन के रूप में उपयोग करने से क्या लाभ है। एलपीजी और सीएनजी, देखिए एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ठीक है, जिसको बोलते हैं एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, तो इसको बोलते हैं क्या, द्रवित, द्रवित पेट्रोलियम गैस बोलते हैं, द्रवित पेट्रोलियम गैस। ठीक है, उसके बाद है सीएनजी, सीएनजी तो उसको बोलते हैं कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, यानी क्या होता है, संपीड़ित, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस यानी क्या, प्राकृतिक गैस, प्राकृतिक गैस। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। तो देखिए
उत्तर लिखेंगे एलपीजी और सीएनजी प्रदूषण रहित ईंधन, ये प्रदूषण नहीं करता है। जैसे लकड़ी पे खाना बनाएंगे तो बहुत धुआं निकलता है ना, बहुत प्रदूषण होता है। और एलपीजी गैस से प्रदूषण नहीं होता है, और सीएनजी जो वाहनों में इस्तेमाल करते हैं तो उससे प्रदूषण नहीं होता है। इनका ऊष्मीय मान उच्च होता है, यानी इनकी जो कम मात्रा जलाते हैं ना तो बहुत मात्रा में ऊष्मा देता है। जिससे क्या, जिससे एलपीजी से खाना बनेगा और ये ज़्यादा ऊष्मा देगा तो गाड़ी चलेगा। और ये आसानी से उपलब्ध हैं, ठीक है, आसानी से मिल जाते हैं। और आप चाहेंगे शहर में रह रहे लकड़ी पे खाना बनाना तो लकड़ी कहाँ से मिलेगा। तो बस यही है, ये सुविधाजनक है, एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में भी सुविधाजनक है। ठीक है, इतना काम हो गया। अब देखिए 9वां सवाल, सूर्य के प्रकाश एवं वायु को ईंधन के रूप में उपयोग करने से क्या लाभ है। ठीक है, सूर्य के प्रकाश से पता है ना, ये जो सोलर प्लेट है वो चार्ज होगा। ठीक है, उसका बैटरी बहुत बड़ा बैटरी रहता है, तो सोलर प्लेट से बहुत बड़ा बैटरी चार्ज होगा। और उससे आप कुछ भी टीवी चला सकते हैं, जो भी काम लेना चाहें ले सकते हैं। तो सूरज तो डेली उगेगा, ठीक है, ठंडा में हो सकता है कम होगा, लेकिन क्या, लेकिन चार्ज हो जाएगा बैटरी, ठीक है, तो उससे काम ले सकते हैं। उसके बाद वायु होता है, ये तो हमेशा बहते रहता है, तो समुद्र के किनारे है ना, तो बस बहेगा तो बस वो चलेगा, तो इससे बिजली पैदा होगा। ठीक है, जिसको एक हवा से चलने वाला रहता है ना, ठीक है, ऐसा, तो ये चलेगा और बिजली पैदा करेगा। तो ये बात है। तो देखिए, तो सूर्य का प्रकाश एवं वायु को ईंधन के रूप में उपयोग करने से क्या लाभ है, तो उत्तर लिखेंगे सूर्य का प्रकाश एवं वायु को ईंधन के रूप में उपयोग करने से जीवाश्म ईंधनों की बचत होगी। जो कोयला है ना, कोयला है, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन तेल, ये सब का बचत होगा। ये दोनों प्रदूषण रहित ईंधन है। और दूसरा बात है कि ये इस सबसे दोनों से ना प्रदूषण नहीं होता है। ये कभी ना खत्म होने वाले ईंधन के स्रोत हैं। हवा तो चलेगा ही, ठीक है, और सूरज तो उगेगा ही। तो ये दोनों क्या अनलिमिटेड मात्रा में इसका है ना उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, और क्या बात है ना कि जीवाश्म ईंधन बचेगा। जीवाश्म ईंधन को बचा कर रखेंगे ना तो ये काम आएगा। आगे आने वाली पीढ़ी के उपयोग के लिए तो भी तो बचना चाहिए। सब खत्म कर देंगे तो कैसे रहेगा, कैसे होगा। देखिए 10वां नंबर का सवाल है, भारत में तेल क्षेत्र कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। तेल क्षेत्र जहाँ से तेल निकाला जाता है, तो देखिए उत्तर लिखेंगे भारत में तेल क्षेत्र निम्नलिखित हैं। देखिए असम, तो असम में कहाँ कहाँ, माहौर हो गया, कटिया हो गया, मोराम हो गया। और गुजरात में अंकलेश्वर, अंकलेश्वर जगह का नाम है ये, ठीक है, समुद्र के किनारे है, अरब सागर के किनारे। और मुंबई हाई, क्योंकि मुंबई हाई हो गया, जैसे है ना ऐसे है, तो यहाँ पर ऐसे है ना, जैसे ऐसे है महाराष्ट्र, तो यहाँ पर मुंबई है। ठीक है, तो यहाँ पर है मुंबई हाई। ठीक है, गुजरात पता ही है, असम पता ही है। ठीक है, इस प्रकार से पूरा चैप्टर समाप्त होता है। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।